हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आइस। अधिष्ठान आइस में आपका स्वागत है। सो दिस इज 1.5 ईयर करंट अफेयर्स सीरीज फॉर द प्रीलिम्स 2026 एग्जामिनेशन। ठीक है, प्रीलिम्स 2026 के लिए करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से दिस सीरीज कैन एक्ट एज ए रामबाण फॉर यू, राइट। दिस इज लेक्चर नंबर 31। लेक्चर नंबर 31 के अंदर हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, राइट। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने एक बैच स्टार्ट करा हुआ है, द सिलेक्शन बैच। इसके अंदर अभी एडमिशंस ओपन है। ये एक अपने आप में एक बहुत इनोवेटिव बैच है जिसके अंदर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों को सॉल्व कराए हैं। तो अभी तक हमने देखो ये 15 अक्टूबर से स्टार्ट करता है बैच। लगभग 5,000 क्वेश्चंस अभी तक हमने करा चुके हैं इसके अंदर, राइट। तो अभी तो बच्चों के पास 5 महीने बचे हैं। 5 महीने में पता नहीं क्या होगा, ठीक है, कितने सारे क्वेश्चंस बच्चे कर लेंगे। इसके साथ साथ हमने इसको ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चंस इसके अंदर कराएं, हमने पहले इसके कॉन्सेप्ट बताएं, पूरा पढ़ा रहे हैं बच्चों को। पढ़ाकर फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करवाते हैं। तो हर चीज, हर छोटी से छोटी चीज इसके अंदर पढ़ाई जा रही है। जो भी आपने चीजों को छोड़ा हुआ है, राइट, एक पूरा का पूरा कुछ मिसिंग है आपके पढ़ाई के अंदर, वो सब इसके अंदर कवर हो रहा है। तो बहुत अच्छा बैच चल रहा है, बच्चे काफी खुश हैं, हम भी खुश हैं। अब देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा रहता है, क्योंकि हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं इस बैच के अंदर, बट अल्टीमेटली देखते हैं रिजल्ट ही होना चाहिए अच्छा, उसके अंदर हम देखते हैं, राइट। आप इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बैच फॉर यू, राइट। चलिए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। तो पहला अपना टॉपिक जो है दैट इज क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि क्लाइमेट से रिलेटेड रिस्क को ये मेजर करता है। इंडेक्स का मतलब वन विच मेजर्स समथिंग, राइट। तो क्लाइमेट रिस्क को कि भाई ह्यूमन बीइंग के ऊपर रिस्क है क्लाइमेट का, राइट। अगर आप देखेंगे तो क्लाइमेट का इकोनॉमिक लॉस भी बहुत ज्यादा होता है, हो जाता है क्लाइमेट से। तो वो सब चीजें देखता है किस कंट्री में कितना इकोनॉमिक लॉस है, कौन सी कंट्री कितनी रिस्क पे है, ठीक है। अब देखो क्लाइमेट रिस्क पे है। क्लाइमेट रिस्क मतलब कि भाई क्लाइमेट जो है रिस्क पे है, घड़ी का कांटा जो है घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, और एक दिन क्या होगा, एक दिन पूरा का पूरा विश्व खत्म हो जाएगा, है ना। रिस्क पर है। तो ऐसे घड़ी का कांटा घूमता जा रहा है, और वो घड़ी जो है ना दैट इज जर्मन। जर्मन घड़ी है, तो जर्मन वॉच से आपको उसको याद रखना है, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स को, राइट। तो देखिए इसकी वेबसाइट पे चलते हैं। जर्मन वॉच क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रैंक्स कंट्रीज विद ह्यूमन एंड द इकोनॉमिक टोल ऑफ द एक्सट्रीम वेदर। एक्सट्रीम वेदर के कारण ह्यूमन लॉस एज वेल एज इकोनॉमिक लॉस जो होता है, उसके बेसिस पे किस कंट्री में कितना हुआ, उसके बेसिस पे ये एक तरह से इंडेक्स निकाला जाता है। अब देखो क्लाइमेट जो होता है ना दैट कैन बी, तीन तरह के क्लाइमेट रिस्क हो सकते हैं, ठीक है। तीन तरह के हजार्ड कैटेगरीज होते हैं क्लाइमेट की, राइट। पहला हो सकता है भाई पानी। पानी में क्या होता है, जैसे कि बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, जैसे बहुत सारा पानी बरसा तो लैंडस्लाइड हो गया, इससे बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे इकोनॉमिक लॉस हो गया। दूसरा जो होता है एक मौसम, मौसम के कारण मीटरोलॉजिकल जिसको अपन बोलते हैं। मीटरोलॉजिकल के अंदर जैसे तूफान आ गया, ठीक है, स्टॉर्म्स आ गए, हुरिकेन्स आ गए, ठीक है, साइक्लोन्स आ गए, इस तरह से। और तीसरा होता है क्लाइमेट के कारण, है ना। क्लाइमेट के कारण मतलब बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई, हीट वेव्स आ गए, बहुत ज्यादा सर्दी बढ़ गई, ठीक है, ड्रॉट की कंडीशन आ गई, वाइल्ड फायर की कंडीशंस आ गई। ये सब चीजें जो होंगी हाइड्रोलॉजिकल, मेट्रोलॉजिकल, क्लाइमेटोलॉजिकल, ये तीन चीजें जो होती हैं दैट विल, ये तीनों चीजें काउंट करी जाती हैं, राइट। और उनके बेसिस पे रैंक निकाला जाता है, और उनके बेसिस पे बताया जाता है कौन सी कंट्री कितनी क्लाइमेट रिस्क पर है, राइट। अब ये भी देखना है, ये जो चीजें हैं, एक तो क्या करा जाता है कि जैसे 2025 का निकालना है तो 2024 और 2023 का देखा जाएगा, 2 साल का देखा जाएगा। और एक 30 साल के अंदर अंदर कितने रिस्क पे है कंट्री, ये भी देखा जाता है। तो दो डायमेंशन में इसको निकाला जाता है, ठीक है। इन्हीं के बेसिस पे एक डायमेंशन तो ये देखा है पिछले 2 साल के अंदर कितना हुआ है, और एक अब देखिए ये हाइड्रोलॉजिकल, मेट्रोलॉजिकल और क्लाइमेटोलॉजिकल जो है ना, 2 साल के लिए देखे जाते हैं, पिछले 2 साल के अंदर कितना हुआ इनसे इम्पैक्ट, और पिछले 30 साल में कितना इंपैक्ट हुआ, ये भी इसके अंदर देखा जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और इसके अंदर ये देखा जाता है कि कितना इकोनॉमिक लॉसेस हुआ, कितनी फर्टिलिटीज हुई, और कितने लोग इफेक्टेड हुए, राइट। तो यहां पर देखो सियरा इवेल्युएट्स डैमेजेस यूजिंग, अब देखो इसके अंदर क्या देखा जाता है, ये देखा जाता है। अब ये जो क्राइटेरिया है जो अभी आपको एक्सप्लेन करा मैंने, इसके अंदर ये देखा जाता है कि पिछले 2 साल के अंदर इनके बेसिस पे कितनी फर्टिलिटीज हुई, कितने लोग, कितना इकोनॉमिक लॉस हुआ, और कितने लोग अफेक्ट हुए, राइट। और ये भी देखा जाता है, दूसरा ये देखा जाता है कि पिछले 30 साल के अंदर क्या क्या रैंकिंग है कंट्रीज की, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इवेंट्स, इन इवेंट्स के बेसिस पे कितनी डेथ हुई। तो ये 30 साल के बेसिस पे देखा जाता है, और 2 इयर्स के बेसिस पे भी देखा जाता है। देखिए यहाँ पर TRI evaluates the damage using the 6 key indicators, जैसे इकोनॉमिक लॉसेस, फर्टिलिटीज एंड अफेक्टेड पीपल्स, ठीक है। इकोनॉमिक लॉस कितना हुआ है, फर्टिलिटीज और अफेक्टेड पीपल।
अब ये एक तो एब्सोल्यूट टर्म में भी देखा जाता है और एक रिलेटिव टर्म में भी देखा जाता है। एब्सोल्यूट टर्म और रिलेटिव टर्म के अंदर अपन अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज को, राइट। मान लीजिए कंट्री है जैसे भारत, भारत की पॉपुलेशन है 150 करोड़ से ऊपर, राइट। एक कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन है 10 लाख। अब भारत के अंदर से मान लो 10 लोग मरे, मान लो 20 लोग की डेथ हो जाती है ना, क्लाइमेट इवेंट के कारण, एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट के कारण 20 लोगों की डेथ हो जाती है। इसमें 10 लोगों की डेथ होती है इस वाली कंट्री के अंदर, है ना। इस वाली कंट्री के अंदर मान लो 10 लोगों की डेथ होती है। तो अब आप ऐसे कहेंगे कि यार देखो, इस कंट्री के अंदर एब्सोल्यूट टर्म में अगर हम बात करें तो 10 ही लोग मरे, राइट। और भारत के अंदर तो 20 लोग मर गए। पर अगर हम पॉपुलेशन देखेंगे तो पॉपुलेशन भारत की 150 करोड़ है, ठीक है। तो 150 करोड़ में से 20 मरे सिर्फ। अब यहाँ पे सिर्फ भारत की तरफ आ जाएगा, 150 करोड़ में से 20 ही लोग मरे, और यहाँ पे 10 लाख में से देखो 10 लोग मरे। तो एक एब्सोल्यूट टर्म में भी देखा जाता है 10 और 20, और एक रिलेटिव टर्म में भी देखा जाता है। रिलेटिव टर्म जैसे कि पॉपुलेशन के रेस्पेक्ट में कितने लोग मरे, राइट, दैट इज रिलेटिव टर्म। इसी तरह से इकोनॉमिक लॉस अगर हम देखा जाएगा तो इकोनॉमिक लॉस जीडीपी के रेस्पेक्ट में देखा जाएगा, कौन कितनी डेवलप्ड कंट्री है, कितनी बड़ी कंट्री है, उसके रेस्पेक्ट में उसको कितना लॉस हुआ। तो यहाँ पर इकोनॉमिक लॉस, फर्टिलिटीज, अफेक्टेड पीपल, ईच ऑफ दिस इंडिकेटर्स कंसिडर इन द टू वेज। पहला एब्सोल्यूट टर्म, द टोटल नंबर, और रिलेटिव टर्म एडजस्टेड टू द पॉपुलेशन साइज और द इकोनॉमिक कैपेसिटी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब इसका, इसके अंदर क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के अंदर टॉप 20 कंट्री, दो पिछले 2 साल के अंदर जिसके अंदर बहुत सारी फर्टिलिटीज हो गई, बहुत सारे लोग अफेक्ट हो गए, बहुत सारा जीडीपी का लॉस हो गया, वो अगर हम देखें तो वो अगर हम देखेंगे तो सेंट विंसेंट और ग्रेनेडिन्स नाम की एंड ग्रेनेडिस नाम की कंट्री है एक, इसके अंदर सबसे ज्यादा लॉसेस हुआ। ये आइलैंड कंट्री होगी, राइट। इसके बाद आप देखते हैं कि पहले टॉप 10 के अंदर तो भारत नहीं है, पिछले 2 साल में तो नहीं है, पर पिछले 30 साल के अंदर अगर हम देखेंगे, पिछले 30 साल के अंदर 1995 से लेकर 2024 तक, तो भारत का 9वां स्थान है, 9th रैंक है भारत की, जिसके अंदर बहुत सारी फर्टिलिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव पर्सन, और ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक लॉसेस, राइट। तो ये चीजें अपन को इसके अंदर याद रखनी है। अब अगर हम देखें फर्टिलिटीज इन 2024 के अंदर अगर फर्टिलिटीज देखें तो सबसे ज्यादा फर्टिलिटीज जो हुई है वो फ्लड के कारण, पानी का, पानी के कारण हुई है। फ्लड के हाइड्रोलॉजिकल फर्टिलिटीज सबसे ज्यादा हुई है। तो आप यहाँ पर ये भी याद रखें, फ्लड सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पे आता है हीट वेव। आपने देखा यूरोप के अंदर बहुत सारी कंट्रीज के अंदर हीट वेव आया, जो कि बहुत ही अनप्रेसिडेंटल था, राइट। चलो दूसरा हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, है ना। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर अभी भारत का रैंकिंग 10 से सीधे 23 पर आ गया। बहुत बुरी तरह से गिरा है भारत का रैंकिंग, है ना। पर कुछ हो हल्ला नहीं हो रहा, सब कुछ चंगा सी इस तरह का डायमेंशन हो रहा है, राइट। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर भारत ने बहुत खराब परफॉर्मेंस अब यहाँ पर कराया, और भारत को 13 रैंक का नुकसान हुआ। पहला 10वां नंबर था, 23वां नंबर है। तो 2025 जो पिछले साल आपको पढ़ाया गया था उसमें ये 13वां नंबर था भारत का, अब 23वां नंबर है, राइट। 10वां नंबर था, 23वां नंबर है, राइट। तो रिसेंटली सीसीपीआई वाज रिलीज्ड, है ना, कंपेयर क्लाइमेट परफॉर्मेंस ऑफ 63 कंट्रीज एंड ईयू which together accounts for over 90% of the global greenhouse gas emission in countries के बेस के ऊपर ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स निकाला था। अब हर कंट्री का देखा जाता है, कुछ पैरामीटर्स देखे जाते हैं। हर कंट्री के पैरामीटर्स में देखा जाता है कि हर कंट्री का ग्रीन हाउस गैस इमिशन देखा जाता है कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन कितनी कंट्री, राइट। दूसरे नंबर पे देखा जाता है कि कितना रिन्यूएबल एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है कंट्री के अंदर, और कितना रिन्यूएबल एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है। तीसरे टर्म में ये देखा जाता है कैसे एनर्जी को यूज कर रहे हैं, टोटल एनर्जी कंजम्पशन कितना है, एनर्जी यूज। और चौथे में ये देखा जाता है कि क्लाइमेट पॉलिसी क्या है कंट्री, क्लाइमेट पॉलिसी क्या है कंट्री। तो आप इसको कैसे याद करोगे, GREC। देखो इसको जो है ना, ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो गया, G फॉर ग्रीन हाउस इमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, R फॉर, E फॉर एनर्जी यूज, और C फॉर क्लाइमेट पॉलिसी, राइट। अब ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो होता है ना, वो यहाँ पर 40% तक होता है, 40% वेटेज होता है इसका, और बाकी का 20% वेटेज यहाँ पर होता है। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो ग्रीस से आपको इसको याद करना है ना। और इसके बेसिस पे इन चार के अंदर भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, वो अपन को याद नहीं रखने। टोटल अगर मिलाकर आप देखेंगे 40 इंडिकेटर्स होते हैं, जिनको हम इन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर लें। आई होप दिस इज क्लियर। तो आपको ये याद रखना है, ये देखो, ये है GREC, ग्रीन हाउस गैस इमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज, और क्लाइमेट पॉलिसी। ये दो तीनों 20% है, और ये भाई अपना 40% है।
ये आपको इसके अंदर याद रखना, ठीक है। तो मेथड्स अगर हम देखें, ग्रीन हाउस गैस इमिशन देखा जाता है, कंट्री का रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज देखा जाता है, एनर्जी यूज और क्लाइमेट पॉलिसी, ये सब चीजें इसके अंदर देखा जाता है। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक तरह से क्या होता है, कंट्री की रैंकिंग निकाली जाती है, दैट इज नोन एज सीसीपीआई। और सीसीपीआई रैंकिंग के अंदर भारत का भी 23वां स्थान है, बहुत ही भयंकर, बहुत ही मस्त स्थान आया है, 10 रैंकिंग नीचे गिर गई, 13 रैंकिंग नीचे गिर गए हैं, पहले 10वां स्थान था, 23वां स्थान, ठीक है। अब इसको रिलीज कौन करता है, ये बात आती है। तो देखो, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, परफॉर्मेंस हो रही है, परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है, एक परफॉर्मेंस हो रही है, मान लो 100 मीटर की रेस हो रही है, ठीक है। यहाँ पे रामलाल खड़ा है, रेस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, रामलाल और श्यामलाल, यहाँ पे बहुत सारे स्पेक्टेटर्स बैठे हैं, ठीक है, दर्शक, और सब चिल्ला रहे हैं रामलाल यू कैन डू इट, कुछ चिल्ला रहे हैं श्यामलाल यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। कोई भी परफॉर्मेंस होती है तो उसमें कैन तो आ ही जाता है, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, है ना, इस तरह से कैन याद कर लो, राइट। अब यहाँ पर ये परफॉर्मेंस कैसे नापी जाएगी, ये इससे नापी जाएगी कौन सबसे जल्दी पहुंचता है, राइट। इस 100 मीटर की रेस को कौन कितनी जल्दी सेकेंड्स में करता है कवर, और उसके लिए इनको एक घड़ी चाहिए होगी, घड़ी, यू कैन डू इट, और दूसरा नंबर घड़ी। और ये जो परफॉर्मेंस है, रामलाल और श्यामलाल जो है ना, एक इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, ये परफॉर्मेंस एक इंस्टीट्यूट के अंदर हो रही है, इंस्टीट्यूट। तो इंस्टीट्यूट हो गई, घड़ी वॉच हो गया, और कैन, ठीक है। तो घड़ी वॉच का क्या बोलोगे आप, जर्मन वॉच। इंस्टीट्यूट का क्या बोलोगे आप, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। और कैन का क्या बोलोगे, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ठीक है। तो ये तीनों जो होते हैं, ये तीनों एक तरह से सीसीपीआई को रिलीज करते हैं, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को ये रिलीज करते हैं, ठीक है। तो देखो, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स इज रिलीज बाय द थिंक टैंक्स, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन के अंदर हो रही है, और कैन क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। तो इससे अपन को याद रखने के लिए चीज अपन को करनी पड़ेगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब भारत का रैंकिंग देखो यहाँ पर, वहां का भारत का रैंकिंग मीडियम है, ठीक है, मीडियम, मीडियम अगर हम देखें क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर मीडियम हमारे, राइट। तो इंडिया रैंक्स 23rd एंड इज अमंग द मीडियम परफॉर्मिंग कंट्री इन दिस ईयर सीसीपीआई। तो ये भी याद रखना है 23rd रैंक है, और ये भी याद रखना है कि 13 रैंक हमको डाउन चला गया है हम, और मीडियम के ऊपर हमें ये भी आपको याद रखना है। But the country earns a medium in the GHG emissions, climate policy, energy use, and low in the renewable energy. ठीक है। अब नेक्स्ट इज लेक टुरकाना। लेक टुरकाना अपन इसके अंदर समझते हैं, ठीक है। तो देखो, लेक टुरकाना जो है, ये अफ्रीका के अंदर एक लेक है। अभी इस लेक के अंदर पानी कम हो गया है, और पानी कम होने के कारण अर्थक्वेक आ गए, अर्थक्वेक की संभावना ज्यादा बढ़ गई है, राइट। तो एक रिसेंट स्टडी करिए, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है, जिसमें कह रहा है जो जो लेक के अंदर पानी कम होता है, त्यों त्यों अर्थक्वेक की एक्टिविटीज इंक्रीज होती है, ठीक है। ये एक यहाँ पर स्टडी करा है। अब देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक अर्थ है, हाँ, ऐसे समझो कि मान लो कि यहाँ पे ना एक फ्रैक्चर, ये ऐसे अपन फाड़ देते हैं, है ना, ये एक तरह से क्या है, एक तरह से फ्रैक्चर है, राइट, है ना। अर्थ के अंदर भी ऐसा होगा, इसके अंदर से फिर अर्थक्वेक होता है, तो ये फट जाएगा पूरा, इसलिए अर्थक्वेक होता है, राइट। अब अगर मैं मान लो उसको ऐसे प्रेशर करके रखूं, तो ये से, ये जो होगा फॉल्ट जो होगा, ये से होगा नहीं, है ना, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि दोनों साइड से प्रेशर इसके ऊपर आ रहा है। इसी तरह से अर्थ के ऊपर अगर कोई रिजर्वायर है, कोई लेक है, उसके अंदर पानी भरा है, तो अर्थ के ऊपर प्रेशर आया हुआ है, राइट। और प्रेशर के कारण उसके जो फॉल्ट्स हैं, वो एक तरह से उसके अंदर क्या होगा, उसको वो फॉल्ट टूटेंगे नहीं, राइट। जैसे ये फॉल्ट टूट नहीं रहा है, ऐसे ऐसा नहीं हो रहा है, राइट। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैं दोनों साइड से इसके ऊपर प्रेशर कर रहा हूँ। वैसे ही पूरी अर्थ के ऊपर जो पानी है, उसके कारण क्या है, अर्थ में जो फ्रैक्चर्स हैं वो सिमटे हुए हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो फॉल्ट्स जो हैं, फ्रैक्चर्स, जिसके अंदर से अर्थक्वेक, जो टूटकर अर्थक्वेक हो सकता था, जो कमजोर कणियां हैं, उसको एक तरह से आउट ऑफ प्रेशर, अब इसके ऊपर क्या है, ये प्रेशर जैसे ही कम होगा, ये प्रेशर अगर मैं ऐसे कर दूं, तो ये फिर अब ये फटने लग गया, है ना, ये इस तरह से थोड़ा सा भी प्रेशर आएगा तो ये पूरा का पूरा ऐसे फट जाएगा, राइट। तो जब लेक का पानी जो है अर्थ के ऊपर है, राइट, तो वो प्रेशराइज करके सारे फॉल्ट्स को बंद करके, उनका मुंह बंद करके बैठा है। जैसे वो प्रेशर हटेगा, सारे फॉल्ट्स, अब जैसे ही वो प्रेशर हटेगा, मतलब जैसे ही लेक के अंदर पानी कम होगा, तो ऐसा हो सकता है। तो ये देखिए, when a lake's water level drop, the reduced weight decrease pressure on the earth crust, making fault more prone to movement and increasing the likelihood of the earthquake, ठीक है। तो when the water level drops
sharply due to rot, diversions or drainage. Two things happen. First, unloading of the crust. ठीक है. Second, change in the pore pressure dynamics. जो मैंने आपको समझा दिया आसान भाषा के अंदर उस तरह से, राइट. अब लेक टुर्काना के बारे में अपन थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं. इसको पहले मैप में देखते हैं इस तरह से. देखो भाई, अफ्रीका के अंदर बहुत सारी लेक हैं. और लेक टुर्काना अपन देख सकते हैं, लेक विक्टोरिया अपन देख सकते हैं, लेक अल्बर्ट अपन यहाँ पर देख सकते हैं, लेक एडवर्ड देख सकते हैं, लेक कीवू देख सकते हैं, लेक टंगानिका जो होता है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लेक. और लेक विक्टोरिया तो अपन पढ़े हुए हैं, राइट. लेक विक्टोरिया अपन ने KUTA से याद करा था, राइट. विक्टर नाम का कुत्ता, ठीक है, डॉग, राइट, वो अपन ने इसके अंदर याद करा था. तो ये सारी लेक्स के एक तो पोजीशंस आपको याद रखना है कि लेक टुर्काना सबसे ऊपर है, ठीक है. इस तरह से आपको इसके अंदर याद रखना है, राइट. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और जैसे लेक मालवाई जो है दैट इज सबसे नीचे लेक मलवाई है, राइट. निशा भी बोलते हैं और निशा भी बोलते हैं इसको, ठीक है. आई होप दिस नियासा भी बोलते हैं इसको, राइट. अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम तो लेक टुर्काना पढ़ रहे हैं. लेक टुर्काना यहाँ पर है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं. ये लेक टुर्काना. और लेक टुर्काना देखें तो इथोपिया, केनिया, ठीक है. केनिया के अंदर तो बिल्कुल केनिया को तो दो भागों में डिवाइड कर रही है, ठीक है, अगर हम देखें तो, है ना. तो केनिया और यहाँ से इस तरह से इथोपिया, केनिया और के अंदर से ये जा रही है, ठीक है. तो ये स्ट्रेचेस इनटू 4 कंट्री, इथोपिया, केनिया, साउथ सुडान और उगांडा, राइट. ये 4 कंट्रीज जो हैं उसके अंदर से ये लेक निकल रही है, कहीं ना कहीं इसके अंदर से जा रही है, राइट. अब इसके बारे में समझते हैं. इज लोकेटेड इन द नॉर्थ केनिया, नदर्न केनिया, क्लोज टू द बॉर्डर ऑफ द इथोपिया एंड द साउथ सुडान. इट इज लार्जेस्ट डेजर्ट लेक इन द वर्ल्ड. सबसे बड़ी डेजर्ट लेक है वर्ल्ड के अंदर. लार्जेस्ट एल्कलाइन लेक इन द अफ्रीका. इट लाइज इन द ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली. ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के अंदर ये होता है, विच इज टेक्टोनिकली एक्टिव जोन्स वेयर द अफ्रीकन प्लेट इज स्लोली स्प्लिटिंग. द लेक इज मेनली फेड बाय द ओमो रिवर. ओमो ओमो रिवर से ये फेड होती है, विच ओरिजिनेट इन द इथोपियन हाईलैंड्स, जो कि इथोपियन हाईलैंड्स के अंदर से ओरिजिनेट होती है, राइट. एंड कंट्रीब्यूट नियरली 90% ऑफ द लेक्स इनफ्लो. और लेक इनफ्लो का 90% तक ये कंट्रीब्यूट इसके अंदर करती है, राइट. चलो, अब नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज ईस्ट एशिया समिट. अभी ईस्ट एशिया समिट हुई है, 20th ईस्ट एशिया समिट हुई है, ठीक है. जिसके अंदर पिछली बार जो थी 19th जब हुई थी, अब तो भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी गए थे, इस बार हमारे जयशंकर जी गए, राइट. तो ईस्ट एशिया समिट क्या है ये अपन इसके अंदर समझते हैं. तो ईस्ट एशिया समिट के अंदर बहुत सारी कंट्रीज हैं. 18 कंट्रीज आते हैं. पहले 16 कंट्रीज थी, राइट, ईस्ट एशिया समिट के अंदर. फिर रशिया और यूएसए भी आ गई थी उसके अंदर, तो उसके साथ साथ 18 कंट्रीज हो गई. अब कौन कौन सी कंट्री हैं ये अपन इसके अंदर देखेंगे. तो इट इज लीडर लेड फॉर्म एट विच ऑल द की पार्टनर्स मीट टू डिस्कस द फुल रेंज ऑफ पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, economic challenges facing the Indo-Pacific and has an important role to play in advancing closer regional cooperation, right. अब अगर हम यहाँ पर इसके अंदर देखें तो इसका जो काम है ना वो ये सारा काम है, राइट. आप यहाँ पर देखो, इसकी वेबसाइट से लिया गया है कि इसमें पीस एंड सिक्योरिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, क्लाइमेट, एनवायरमेंट एंड एनर्जी कॉपरेशन, एजुकेशन कॉपरेशन, फाइनेंस, हेल्थ, ये सब चीजें इसके अंदर है, राइट. East Asia Summit process was initiated in 2005 with 16 participating countries, namely the ASEAN members state, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, ठीक है. 10 तो उसमें आसियान मेंबर्स हैं, ठीक है. उसके अलावा कौन कौन है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है. एक तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री में आता है न्यूजीलैंड, है ना, दोनों पास में पास में. इंडिया, इंडिया के साथ चाइना कपलेट में आता है, चाइना, ठीक है. और इसके बाद अब आप देखो तीसरा जो कपलेट है, ठीक है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड हो गया, इंडिया चाइना हो गया. अब जापान, और एक तरह से यहाँ पर जापान हो गया और नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, सॉरी, साउथ कोरिया और जापान पास पास में, इंडिया और चाइना पास पास में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पास पास में. ये कितने हो गए, 10+6. 10+6 कितना हो गया, 16. ये पहले फॉर्म, ये स्टार्टिंग के मेंबर्स थे, राइट. इसके बाद दो और मेंबर्स के अंदर आ गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूएसए और रशिया. तो यूएसए और रशिया का एक कपलेट बना. तो 10 आसियान मेंबर कंट्रीज, ठीक है. ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, और चौथा आप यूएसए, रशिया इसके अंदर इस तरह से लिख सकते. दिस इज ईस्ट एशिया समिट, राइट, के अंदर पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. तो 10 एशियन नेशंस आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आसियान नेशंस है. मतलब ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एक कपलेट हो गया, इंडिया चाइना एक कपलेट हो गया, जापान, और ये दोनों एक तरह से, जापान कोरिया, साउथ कोरिया एक तरह से हो गया भाई, ठीक है. अब इसके बारे में हम इसके अंदर समझते हैं ईस्ट एशिया समिट के बारे में. द आइडिया ऑफ एन ईस्ट एशिया ग्रुपिंग वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय देन मलेशियन प्राइम मिनिस्टर महाथीर मोहम्मद इन 1991.
ठीक है। इसका पहला समिट जो हुआ था वो कुलालंपुर के अंदर हुआ था मलेशिया में ऑन 14 दिसंबर 2005 के अंदर ये पहला समिट हुआ था। इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में 16 मेंबर थे, फिर जाके इसके अंदर 16 पार्टिसिपेटिंग मेंबर के बाद फिर यूएसए और रशिया ने इसको ज्वाइन कर लिया। ये सारे के सारे आप इसके अंदर इसमें देख सकते हैं, राइट। चलिए, नेक्स्ट इज बिम्स्टेक समिट, सिक्स्थ बिम्स्टेक समिट अभी हुई है। ठीक है। बिम्स्टेक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था और पूरा का पूरा हमारे इसके अंदर से जो हमने पिछली बार भी इसको पढ़ाया था उसमें से नोट्स में से आया था। बिम्स्टेक का मतलब क्या है? बी फॉर बे ऑफ बंगाल, आई फॉर इनिशिएटिव, बे फॉर बंगाल इनिशिएटिव, एमएस का मतलब होता है मल्टी सेक्टोरल, बहुत सारे सेक्टर्स के ऊपर एक तरह से बे ऑफ बंगाल का इनिशिएटिव है। टेक्निकल, ये टी फॉर टेक्निकल है, एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है, तो बिम्स्टेक में मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, राइट। इस तरह से आप इसके अंदर देख सकते हैं। अभी सिक्स्थ बिम्स्टेक समिट जो हुई है वो थाईलैंड में हुई। ठीक है, सिक्स्थ बिम्स्टेक समिट थाईलैंड के अंदर हुई है और इसके अंदर बिम्स्टेक प्रॉस्परस, रेजिलेंट एंड ओपन, राइट। ये इसका एक तरह से थीम यहाँ पर रहा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब बिम्स्टेक में कौन कौन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज द बिम्स्टेक मेंबर, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, बे ऑफ बंगाल के सराउंडिंग जो भी कंट्री है दैट इज कमिंग इन द बिम्स्टेक। तो श्रीलंका इज देयर, इंडिया इज देयर, बांग्लादेश इज देयर, म्यांमार इज देयर एंड थाईलैंड इज देयर। ठीक है सर, बट ये तो 5 ही कंट्री है, आप तो कह रहे हैं 7 कंट्री होंगी। यस, नेपाल एंड भूटान इज ऑल्सो देयर। सर नेपाल और भूटान तो बे ऑफ बंगाल पे आ ही नहीं रहे, बे ऑफ बंगाल के पर ये क्या है, ये लैंडलॉक कंट्रीज है और लैंडलॉक कंट्रीज मतलब इनको एक तरह से यहाँ पर लिटोरल स्टेट इस तरह से माना जा रहा है कि इंडिया के थ्रू इनको एक्सेस मिल रहा है, भूटान और नेपाल। तो क्योंकि ये लैंडलॉक है तो इसको भी इसके अंदर कंसीडर करा गया है कि ये बे ऑफ बंगाल वेबस्टेट के अंदर। अब मल्टी सेक्टोरल कॉपरेशन है, राइट। तो यहाँ पर देखो, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल इकोनॉमिक, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्विंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज इन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। सेक्रेटेरिएट इसका ढाका के अंदर है, ढाका के अंदर सेक्रेटेरिएट है, बिम्स्टेक का सेक्रेटेरिएट ढाका के अंदर है। और विल बी बेस्ड ऑन द रेस्पेक्ट फॉर द प्रिंसिपल ऑफ सोवरेनिटी, इक्वलिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, नो इंटरफेरेंस, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड म्यूचुअल बेनिफिट, इसके ऊपर ही है। और स्टार्टिंग में जब ये फाउंडिंग मेंबर जो थे ना इसके थे बिस्ट, बिस्ट ये मैंने आपको याद करा था, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के अंदर। ठीक है, तो बिस्ट के अंदर यहाँ पे एक म्यांमार और लिखा था शायद, ठीक है, कोई एक और कंट्रीज के अंदर और दे रहे तो बी फॉर बांग्लादेश, आई फॉर इंडिया, एस फॉर श्रीलंका एंड टी फॉर थाईलैंड, राइट। बिस्ट से अपन को याद करा था मैंने, बिस्ट। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये इसका। फिर मैंने आपको इसके अंदर प्रायोरिटी एरियाज, दूसरा स्टेटमेंट जो था इसका वो प्रायोरिटी एरियाज का था। ये पहले इसके अंदर एरिया ऑफ कॉपरेशन के अंदर 14 प्रायोरिटी एरियाज हुआ करते थे। अब क्या करा गया 2022 के बाद, राइट, 2022 के बाद इन प्रायोरिटी एरियाज को रिड्यूस करके 7 कर दिया गया और हर कंट्री को एक प्रायोरिटी एरिया का हेड बना दिया गया, राइट। जैसे हम यहाँ पर देखें, इन वर्चुअल समिट कोलंबो समिट 2022 के अंदर 14 को 7 मैनेजेबल सेक्टर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया, जैसे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट एक साथ लिख दिया और ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट का बांग्लादेश को दे दिया। इसी तरह से इंडिया को अगर हम देखें तो सिक्योरिटी एंड एनर्जी इंडिया को दे दिया, क्योंकि सिक्योरिटी और एनर्जी और किसी की बस की बात भी नहीं थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था पिछली बार यूपीएससी के अंदर, राइट। सेकंड स्टेटमेंट ये था कि इंडिया के पास कौन सा सेक्टर है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो बच्चों जो पढ़ा रहे हैं वो आ रहा है, राइट। पिछली बार भी यूपीएससी के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें आया था, राइट। What are the key features of the BIMSTEC Charter? International recognition, BIMSTEC gained the official recognition, shared goals, structure organization, expanded membership. इस तरह से आप इसके अंदर देख सकते हैं। अब अभी जो बिम्स्टेक की समिट हुई है, 6th बिम्स्टेक समिट, इसके अंदर एक विजन डॉक्यूमेंट यहाँ पर निकाला गया है, विजन 2030 डॉक्यूमेंट। द समिट अडॉप्टेड द समिट डिक्लेरेशन एंड द बैंकॉक विजन 2030, आउटलाइनिंग एक रोड मैप कि आगे हमको क्या करना है 2030 तक, किस तरह से ग्लोबल चैलेंज के प्रति रेजिलियंस, कोलैबोरेशन, द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजीज, ये सब चीजें करना है। इसमें एक बोधि प्रोग्राम यहाँ पर बनाया गया। ऐसे पूछा जा सकता है बोधि प्रोग्राम किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो बोधि प्रोग्राम में है बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्किल डेवलपमेंट, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट के लिए ये प्रोग्राम है। एक कैंसर केयर कैपेसिटी बिल्डिंग भी बनाया इंडिया प्रपोज्ड अ कैंसर, इसके अंदर प्रपोज करा है कि कैंसर केयर जो है एक तरह से यहाँ पर एस्टेब्लिश करे। पीपल टू पीपल लिंकेजेस, इंडिया अनाउंस इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन कल्चरल एंड पीपल टू पीपल टाइज इंक्लूडिंग बिम्स्टेक एथलेटिक मीट, फर्स्ट बिम्स्टेक गेम्स, मार्किंग द ग्रुप 30th एनिवर्सरी, बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिकल फेस्टिवल, यंग लीडर समिट
हैकाथॉन फॉर यूथ एंगेजमेंट, यूथ प्रोफेशनल, विजिटर प्रोग्राम्स टू डीपन द कल्चरल cooperation, ये सब चीजें इसके अंदर करेंगे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस पॉइंटली। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।